हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो बेसिकली होती है बेटा, वो फोर टाइप्स की होती है। सबसे पहला जो टाइप है इसमें हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। सेकंड वन इज द टाइप इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा जो टाइप होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करते हैं हम किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड द थर्ड वन जो टाइप होता है वो होता है हमारा री-एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हम किसी एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका नाम एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जिसमें हम किसी चीज को रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक जो टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। देखिए, जनरली क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे A डबल बॉन्ड B है। A डबल बॉन्ड कोई एल्कीन है, इस एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है। एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, कोई रिएजेंट लिया है, जैसे रिएजेंट लाइक मैंने मान लिया XY कोई रिएजेंट है, XY कोई रिएजेंट है। XY जो रिएजेंट है, रिएजेंट में जो एक पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। तो हमने क्या किया, इस एल्कीन के अंदर हम क्या करेंगे, ये X और Y को हम ऐड करेंगे। अगर मैंने एरो का साइन इस प्रकार से लगा रखा है, तो ये जो हेड वाला साइन होता है, अगर एरो इस तरह से आ रहा है तो ये पोलराइज होगा, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा जो x वाला जो पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है, वो माइनस में जुड़ जाएगा और माइनस वाला पार्ट प्लस में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ऐड हो जाएगा, यहाँ पे y ऐड हो जाएगा और यहाँ पे x ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि हमने किसी एल्कीन के अंदर x और y को ऐड किया है, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसको सब्स्टिट्यूट हो रही कोई चीज किसी दूसरी चीज से। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा कि ये कोई अल्काइन हैलाइड है और मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका RNU और X माइनस। तो ये हैलाइड जो ग्रुप है यहाँ लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। लिविंग ग्रुप वह स्पीशीज होती है जो कि बाहर निकलती है, ये यहाँ से रिमूव बाहर निकल रही है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। यानी कि आप ये समझिए कि आपने इसी रिएक्शन को यानी रिवर्स कर दिया, जैसे कि यहाँ से आप इधर चले गए, यानी एल्कीन बना दिया इसका। लाइक जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं। हमने लिखा ABYX है, तो यहाँ बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो A डबल बॉन्ड B बन जाएगा, यानी एल्कीन बन जाएगा फिर से। तो आप लोग आई होप आप समझ गए होंगे कि एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को भी एग्जांपल से समझा देते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ABC है, तो A को यहाँ B जो है उसको C में रिप्लेस कर दिया है, यानी रीअरेंज हो गया आगे पीछे। तो इस प्रकार से ये AC भी बन गया। तो आप लोग एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एडिशन रिएक्शन हो रहा है, कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। तो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, एडिशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर जो पहला टाइप होता है एडिशन रिएक्शन का, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जो सेकंड वन वाला टाइप होता है हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और फोर्थ जो टाइप होता है हमारा वो होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन रिएक्शंस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अगर हमारा ऐड हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है तो उसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, होता क्या है, रीअरेंजमेंट में एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यदि सबसे पहले ऐड ऑन हो रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, और न्यूक्लियोफाइल यदि पहले ऐड ऑन हो रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, और किसी में फ्री रेडिकल ऐड ऑन हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली हमारे किस में होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो हमारे एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते हैं एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। इनमें से एल्कीन और एल्काइन वाला जो पार्ट होता है वहां पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं सर, कहां पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो कार्बोनिल कंपाउंड जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड या
एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आते हैं। वहां पे हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। और अगर मैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की बात करूं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी अगर एग्जांपल में बोले तो कहां पे होती है, एल्कीन और एल्काइन में होती है। अब आप में से मोस्ट लोग कहेंगे सर एल्कीन और एल्काइन में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो फिर से एल्कीन एल्काइन क्यों आया? तो यहाँ पे बच्चों एल्कीन एल्काइन के साथ पेरोक्साइड आएगा, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है एल्कीन एल्काइन में, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली उसके भी अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसमें होती है सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली होती है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। आप लोग बेंजीन से परिचित होंगे। बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर कहां होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया है इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये इसी का एग्जांपल हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल यदि किसी एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और ये जनरली होती है अल्काइल हैलाइड में होती है, अल्कोहल में होती है और ईथर में जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होती है। तो देखो आप जानते हैं कि एल्कीन और एल्केन में अगर हम बात करें तो एल्कीन की रिएक्टिविटी जो होता है एल्केन से ज्यादा होती है। आपने देखा एल्कीन जो है हमारा फ्री एडिशन रिएक्शन में भी आ रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आ रहा है। अब बचा हुआ एल्केन बचा है, तो एल्केन जो होता है हमारा यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कराता है एल्केन। तो एल्केन में कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो एल्केन में होती है। अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो एलिमिनेशन में हम जो फेमस टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं उसमें एक होता है हमारा E1 एलिमिनेशन और एक होता है E2 एलिमिनेशन। तो E1 एलिमिनेशन जो होता है वो वीक बेस की प्रेजेंस में होता है, इसमें भी एल्कीन का ही निर्माण होता है। और E2 एलिमिनेशन जो होता है इसको ये भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। तो E1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस और E2 मींस बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगा, दिस इज वीक। ये E1 जो एलिमिनेशन होता है वो वीक बेस की प्रेजेंस में होता है। तो आई होप आपको ये चार्ट एक बार समझ में आ गया होगा। अगर इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और जितने भी ये टाइप्स हैं एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। देखिएगा सबसे पहले मैं एडिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, एडिशन रिएक्शन के टाइप और एडिशन रिएक्शन होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए एक एक करके सभी चीजों को हम अच्छे से रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या किस किस रिएक्शन में क्या क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा पहला जो है हमारा रिएक्शंस वो है हमारा एडिशन रिएक्शंस। देखिए एडिशन रिएक्शंस क्या होता है, देखिए जनरली क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है किसी रिएक्शंस में रीएजेंट जो होता है वो एड ऑन हो रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो सबसे पहले एड ऑन होने जा रहा है रिएक्शंस में, इसी कारण से इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो एल्कीन और एल्काइन में होती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि ये कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन के अंदर हमने क्या किया, एक रिएजेंट लिया HX। अब जो ये रिएजेंट है HX, इसमें H जो होता है हाइड्रोजन और ये हैलाइड होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव वाला होगा, ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव वाला होगा। तो H प्लस यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और X
माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। तो हम सबसे पहले इस एल्कीन को पोलराइज कर देते हैं। तो अगर मैं इसको पोलराइज करता हूँ, पोलराइज करने के देखिए अगर हम पोलराइज करते हैं तो पोलराइज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इस तरह से पोलराइज कर सकते हैं, एक इस तरह से पोलराइज कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से पोलराइज करता हूँ तो एरो का साइन इस तरह से आ रहा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और इस तरह से पोलराइज करूंगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ माइनस बन जाएगा। तो हम दोनों केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला केस जो बन रहा है वो मेरा ये बन रहा है RCH प्लस CH2 माइनस। अब यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जुड़ने जाएगा, तो माइनस जिस साइड में बनेगा उधर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। अब अगर मैं ये दूसरा केस बनाऊं तो H प्लस दूसरे केस के अकॉर्डिंग यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पे RCH और ये एरो का साइन इधर आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ RCH2 हो जाएगा और यहाँ CH2 प्लस हो जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये 2 डिग्री कार्पेटाइन बन रहा है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्पेटाइन बनता है। हम जानते हैं कि कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के अनुसार 2 डिग्री कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्पेटाइन से। तो अब जो बारी है हमारे न्यूक्लियोफाइल के जोड़ने की, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे X माइनस है, तो X माइनस जब जुड़ेगा यहाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है RCHX CH3 और यहाँ अगर प्रोडक्ट बनाए अपन न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने के बाद में तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा हमारा RCH2 CH2X। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा काफी स्टेबल प्रोडक्ट होगा और ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, तो हम इसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे और यहाँ इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा मेजर बन रहा है यहाँ माइनर बन रहा है। एक रशियन साइंटिस्ट है मार्कोनिकोव, उन्होंने इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन में यदि किसी अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक होता है तो जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां तो नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा और जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि वही मेजर प्रोडक्ट होगा। हम इस प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव प्रोडक्ट लग रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है इसको अपन मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और इसको एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। देखिए एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है उसमें इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या बनता है कार्पेटाइन बनता है और कार्पेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और ये 2 स्टेप में रिएक्शंस हो रही है हमारी। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं हम इसको समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखिए नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो हमारा होता है वह सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के लिए आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली किसमें होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया RCHO, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है जिसमें हम रिएक्शंस करा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, है ना। हाइड्रोजन साइनाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे H वाला जो पार्ट है वो प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और Cl जो है माइनस वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को पोलराइज करते हैं तो पोलराइज करने पर यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस और यहाँ चार्ज आ जाएगा प्लस। अब ये जब पूरी तरह से ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और हटने के बाद में ये माइनस और ये प्लस, तो हमारा सबसे पहले स्पीशीज कौन सी अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबसे पहले, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ने के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RCCl H और O माइनस ये बन जाएगा। अब किसकी बारी है, इलेक्ट्रोफाइल की जुड़ने की बारी है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया H प्लस, तो H प्लस जुड़ेगा तो यहाँ पे स्पीशीज का निर्माण होगा ROH Cl और H, इसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जब एसिन की रिएक्शंस करवा रहा हूं तो Cl जो है माइनस वाला पार्ट
पार्ट है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ जाता है, और हमारा H+ वाला जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक स्पीशीज बन रही है यहाँ पे एसिडिक रिएक्शन में साइनोहाइड्रेट। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जैसे मैंने आप इस रिएजेंट से परिचित होंगे। इससे पहले मैं आपको यही एग्जांपल फिर से लेता हूँ। जैसे हमने कार्बनिक कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को बोलते हैं। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होता है ये नेगेटिव चार्ज रखता है और मैग्नीशियम हैलाइड MgX पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि मेटल है, यहाँ एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो एल्काइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे फिर से इसको पोलराइज करेंगे, पोलराइज करने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पेसिस अटैक करेगी सबसे पहले, तो क्या फॉर्म बन जाएगा हमारा CrRCrHOMgX ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि फिर अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर यहाँ पे RCH R और OH यानी अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे MgX OH बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी हमने सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को जो एड ऑन किया है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप है। तो आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरस्टूड हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को। तो देखिएगा आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल एड ऑन होता है इसलिए उसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती हैं। तो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। जैसे मैंने कोई एल्कीन लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 और इसके अंदर हम HBr को जोड़ने जा रहे हैं। अब HBr को हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लेंगे यहाँ पे। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr की जो रिएक्शंस होगी और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्कोनी को जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर बन रहा था कि जब हमने पेरोक्साइड नहीं लिया और हम एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस करा रहे थे। यहाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr की रिएक्शंस कराता हूँ तो इसमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट है। आप जानते हैं जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है। तो हाइड्रोजन की हैलाइड में सबसे ज्यादा जो HBr होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें ओवरऑल प्रोसेस जो होती है वो एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है काफी स्टेबल टाइप का प्रोडक्ट बनता है और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट इसमें स्टेबल बनता है। और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को याद होगा हमने बताया था कि किसी डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन पे किसी अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक होता है तो जहां डबल बॉन्डेड कार्बन की में हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां नेगेटिव वाला जुड़ता था और जहां ज्यादा पॉजिटिव वाला जुड़ता था उसको मार्कोनी को प्रोडक्ट बोलते थे। तो इसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको। हम क्या करेंगे, जहां पे डबल बॉन्डेड में हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां तो नेगेटिव वाला या Br को जोड़ देंगे और जहां कम है वहां पॉजिटिव वाला हमने H को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रोडक्ट को एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाइए जो कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और हमारा जो CH3 CHBr CH3 ये जो मार्कोनी को प्रोडक्ट होता है ये माइनर प्रोडक्ट बनता है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो रिएक्शंस है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है वो समझ लेते हैं हम वन बाय वन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे हम। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला टाइप पढ़ते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है जनरली बेंजीन के अंदर होती है। किसमें होती है, बेंजीन के अंदर। बेंजीन की रिएक्शंस कराते हैं
बेंजीन के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है हमारा, इसकी रिएक्शंस करा रहे हैं हम, हैलोजिनेशन करवाते हैं। जैसे कि हमने हैलोजन लिया Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शंस जो है क्लोरीन है और यहाँ पे जो FeCl3 एक लुईस एसिड का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस रिएक्शंस में जो Cl2 होता है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये Cl एक Cl प्लस और एक Cl माइनस बनेगा, यानी कि एक पार्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा पार्ट इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होता है इसको हमारा FeCl3 एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि एक लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे FeCl4 माइनस बन जाएगा। अब हमारा बचा हुआ पार्ट जो क्लोरीन होगा यानी Cl प्लस होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और यही इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट हमारे बेंजीन में जाके सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो देखिए बेंजीन को मैं जैसे पोलराइज करता हूँ तो पोलराइज करने पर बेंजीन में इस वाली जगह पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ कार्बोटाइल बन जाएगा और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑलरेडी इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि बेंजीन में हर जगह एक हाइड्रोजन होता है। अब हम जैसे ही इस क्लोरीन का अटैक यहाँ पे कराएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में जाके जुड़ेगा, तो आप लोगों को इंटरमीडिएट के रूप में कार्पेटाइड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये कार्पेटाइड बन रहा है इंटरमीडिएट के रूप में और यहाँ पे Cl जाके रिप्लेस हो गया, तो ये इंटरमीडिएट में कार्पेटाइड बन गया। अब हम क्या करेंगे कि अब आप जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेजोनेंस एप्लीकेबल हो पा रहा है क्योंकि आप जानकर पाई सिग्मा प्लस यहीं तक रेजोनेंस लग पा रहा है, आगे रेजोनेंस नहीं लग पा रहा है क्योंकि लगातार कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि स्टार्टिंग में बेंजीन में लगातार कॉन्जुगेशन था। तो हम क्या कर रहे हैं कि फिर से, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता है, तो फिर से क्या करेगा, इस H+ आयन का यहाँ से रिलीज करवा देगा। तो रिलीज करा देने से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने H+ आयन को रिमूव किया तो बेंजीन फिर से एरोमेटिक हो गया और यहाँ पे हमारा क्लोरीन सब्स्टिट्यूट भी हो गया और एक क्लोरोबेंजीन का निर्माण भी हो गया। तो ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप सबसे पहले यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बोटाइल करते हैं, प्रोटॉन रिमूव करते हैं और फाइनली जाके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ओवरऑल आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में होती है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कार्बोटाइल का निर्माण हो रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ से प्रोटॉन जो H+ है प्रोटॉन वो रिमूव हो रहा है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जा रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इस रिएक्शन को अपन क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। क्लोरीनेशन हो रहा है बेंजीन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी अगली रिएक्शन जो कि होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, देखिएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होता है वो एल्काइल हैलाइड में और एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर इनमें परफॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया RX, यानी कोई एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ अगर जुड़ेगा या सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट होता है तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि RNU जो बन रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, क्योंकि देखिए R वाला जो पार्ट है एल्काइल वाला पार्ट, यानी कि हैलोजन वाला पार्ट, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव वाले पार्ट पे ही न्यूक्लियोफाइल हमला करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इस RNU में जुड़ जाएगा और X जो होता है माइनस वाला पार्ट, ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप होते हैं फेमस, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो SN1 रिएक्शंस किसे बोलते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा इस तरह से, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे बोलेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, इसमें हम बात करें तो ये 2 स्टेप की रिएक्शंस होती है
और ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, मगर नाम से ऐसा लग रहा है कि ये 2 स्टेप का होगा, ये 1 स्टेप का, मगर स्टेप से कभी भी हम रिएक्शंस को मॉलिक्यूलरिटी नहीं जज करते हैं। ये यूनिमोलिकुलर होता है, इसका रिएक्शन का जो रेट है और इसका जो ऑर्डर होता है 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती है, इसी कारण से इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ रेट जो है ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 होता है और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है, तो इसका इसको बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम एक एक करके समझते हैं किस प्रकार से SN1 रिएक्शन परफॉर्म होती है और किस प्रकार से SN2 रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो SN1 और SN2 को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने कि SN1 रिएक्शंस क्या होती है और SN2 रिएक्शंस क्या होती है। आप 12th क्लास में या जी में देखते हैं तो हेलोइनिन जो पार्ट होता है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए SN1, देखिए SN1 रिएक्शन जो होता है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3C CH3X, ये कोई अल्काइल हैलाइड है। हमने यहाँ पे एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, साथ ही साथ हमने न्यूक्लियोफाइल भी लिया। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट होना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट होता है तो यहाँ लिविंग ग्रुप पहले से मौजूद है, तो ये जब तक यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो बल्कि ग्रुप होते हैं इनकी प्रेजेंस भी इसको जुड़ने से रोकती है। तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता है, वह लिविंग ग्रुप का निकलने का वेट करता है। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो पोलराइज होकर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, कार्पेटाइन बन जाएगा और कार्पेटाइन बन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा कि कब इसमें कार्पेटाइन बनता है। अब कार्पेटाइन बनने के बाद में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वह अब यहाँ फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बोथ साइड में बन सकता है, यहाँ पे भी इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। अगर फ्रंट में जुड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल तो एक रिटेंशन प्रोडक्ट बन सकता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरह से जुड़ता है कि बैक में जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो इमर्जन प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो रिटेंशन और इमर्जन दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है SN1 रिएक्शंस में। और SN1 रिएक्शन में जो ये फर्स्ट स्टेप होती है, ये वाली स्टेप आपकी रेट डिटरमाइंड स्टेप होती है और ये वाली स्टेप काफी फास्ट स्टेप होती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये रेट डिटरमाइंड स्टेप होती है और ये स्लो होती है, और सेकंड स्टेप जो होती है फास्टेस्ट स्टेप होती है। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रिएक्शन की जो रेट होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है सारा मामला, सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया नहीं, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आया, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन की जो रेट होती है वो सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रही है। सबस्ट्रेट कौन गया, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसी के ऊपर रिएक्शंस की रेट डिपेंड कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी यहाँ पे क्या है, एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है सबस्ट्रेट, तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 1 होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 आ रही है और ऑर्डर भी 1 आ रहा है, इसी कारण से हम बोलते हैं कि ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस है जिसमें ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। और रिएक्शन की रेट की बात करें तो रिएक्शन की रेट हमारे सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलेगा इस पर भी डिपेंड करेगी। तो रिएक्शन की जो रेट होती है लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ रिएक्शन की जो रेट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन पे भी डिपेंड करती है कि हमारा जो कार्पेटाइन है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन के ऊपर भी हमारी रिएक्शंस की रेट डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ जो बन रहा है कार्पेटाइन वो 3 डिग्री का बन रहा है, और अगर इंटरमीडिएट कार्पेटाइन बन रहा है तो कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी का यदि ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो SN1 रिएक्शन से होती है वो 3 डिग्री कार्पेटाइन में सबसे जल्दी फास्ट होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये हमारा SN1 रिएक्शंस हो गया। अब हम समझते हैं कि SN2 रिएक्शंस क्या होती है। तो SN2 रिएक्शंस को भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि SN2 रिएक्शंस क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए SN2 रिएक्शंस जो होती है बेटा वो होती है आपकी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे SN2 पढ़ते हैं हम तो यहाँ पे देखिएगा
एस एन और ये 2, SN2 का फुल फॉर्म हो गया बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है कि दो मोलिकुलरिटी होती है इसकी, तो ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया CH3X, यानी कोई एल्काइल हैलाइड है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो करवाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होती है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, तो यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो होता है हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट की मदद से लेते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करने के कारण से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन और लीविंग ग्रुप का निकलना, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि काफी अनस्टेबल टाइप की स्टेट होती है, और इस स्टेट काफी अनस्टेबल टाइप की स्टेट है, क्योंकि देखिए आप पार्टिकल्स से अगर देखा जाए तो और 5 तरह के बोर्ड दिख रहे हैं, तो काफी अनस्टेबल टाइप की फॉर्मेट होती है ये ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन के अंदर ही चलती है, हम इसको स्टेप में काउंट नहीं करते, हम ट्रांजिशन स्टेट जो है रिएक्शन के अंदर ही चलते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में काउंट नहीं करते, स्टेप पे तो काउंट से इंटरमीडिएट में काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अंदर ही चलती है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ये लीविंग ग्रुप तुरंत बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा NuCHH। तो आप देख पा रहे हैं ये इन्वर्ट प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे, इसको वाल्टन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वाल्टन इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये वाल्टन इन्वर्जन हुआ फिर उससे प्रोडक्ट बना, तो वाल्टन इन्वर्जन भी कहलाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में जाके जुड़ा है, और जैसे आप यूं समझिए एक बार अम्ब्रेला इस तरह से था, तो एक बार अम्ब्रेला का फॉर्मेट इस तरह से हो गया, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में जाके जुड़ गया। तो ये आपका जो होता है ये होता है SN2 यानी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब हम रेट की बात कर लेते हैं। रेट जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में ही यूज हो रहा है, तो यही हमारी रेट डिटरमाइन स्टेप होती है और यही हमारी स्टेप होती है। तो अगर रेट की बात करें तो रेट जो है सबस्ट्रेट पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है। रेट सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है रेट। तो अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की पावर 1 न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, यानी रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गई। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अब हम इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि रेट जो होता है इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर या अगर रेट की बात करें तो ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर में अगर हम बात करें तो 1 डिग्री में ये सबसे अच्छे से परफॉर्म होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा SN2 रिएक्शंस का। SN2 रिएक्शन जनरली 1 डिग्री में काफी फास्ट होती है, फिर 2 डिग्री में लेस, 3 डिग्री में काफी। तो आप SN2 रिएक्शंस के लिए आप याद रख सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और SN1 रिएक्शंस के लिए होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। देखिए इस प्रकार से हमने एक एक करके हम सारी रिएक्शंस को 1 बाय 1 समझ रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग समझ पा रहे हैं आई होप कि क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 वर्सेस SN2 में। तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शंस है वो है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है? तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली किसमें होता है? एल्केन में होता है। एल्केन मतलब कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कि CH4 मैंने ले लिया एल्केन मीथेन, और इसका मैं क्लोरीनेशन कराता हूँ लाइट की प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 में एक हाइड्रोजन जो होगा वो HCl बना के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ CH3Cl का निर्माण हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे जो क्लोरीनेशन कराया है वो एक्सिस अमाउंट में लिया है, तो एक्सिस में क्या होगा, रिएक्शंस लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो जाते हैं। तो हम अगेन रिएक्शंस कराते हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक HCl, तो यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा। फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे लाइट प्रेजेंस में, तो यहाँ CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फिर से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे, तो यहाँ पे CCl4 का निर्माण हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन में परफॉर्म होती है और लाइट या हीट या पेरोक्साइड यानी कि एनर्जी की प्रेजेंस में होती है रिएक्शंस। तो ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है उसको समझते हैं हम। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके कि क्या क्या एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता है। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस, देखिए नाम से ही पता चलता है एलिमिनेट करना, यानी जस्ट एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, तो एडिशन रिएक्शन का उल्टा एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम दो प्रकार के जनरली एलिमिनेशन पढ़ते हैं। एक होता है आपका इवन एलिमिनेशन, जिसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस और एक होता है आपका बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 जैसा ही होता है, बस इसमें एलिमिनेशन होने से एल्कीन का निर्माण होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिया यहाँ पे CH3 CH3, ये कोई अल्काइल हैलाइड है। हमने बेस की प्रेजेंस में, बेस यानी हमने कोई वीक बेस लिया या बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा कि बेस और वीक बेस और सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पे भी कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ पे वीक बेस में क्या होगा, जब तक ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बेस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप यानी कि जो हाइड्रोजन जहाँ अटैक होता है उस पोजीशन को अपन अल्फा पोजीशन बोलते हैं, और इसके पास वाली पोजीशन को अपन बीटा बोलते हैं। और इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा बीटा टाइप का होगा। तो सबसे पहले अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा, बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बना, हमारा कार्पेटाइन बना। अब ये जो कार्पेटाइन बनता है ना इंटरमीडिएट के रूप में, तो अगर कार्पेटाइन अगर एक स्टेबल कार्पेटाइन नहीं है यानी कि, तो हम उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। अभी ये कार्पेटाइन स्टेबल कार्पेटाइन डिग्री कार्पेटाइन है, तो रीअरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी हमको रीअरेंज करना होता है स्टेबिलिटी के कारण से। तो अभी यहाँ पे रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या होगा, अब वीक बेस जो होगा उसका अटैक होगा। वीक बेस कहाँ अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पे। अब बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन कोई भी ले सकते हैं अपन, सारे बीटा है, इसलिए एक जगह पे बीटा पोजीशन पे बेस का अटैक कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। यहाँ पे एक एल्कीन का निर्माण हो गया। तो इसमें भी ओवरऑल देखा जाए तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, और ये जो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी, यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, RDS होती है। और रिएक्शन का जो रेट होता है, अगर हम बात कर रहे हैं रेट जो है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। और ऑर्डर जो होगा इसका 1 आ जाएगा और मॉलिक्युलरिटी भी 1 ही होगी। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में भी कार्पेटाइन एज इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है आपका, और ये भी 2 स्टेप की रिएक्शंस होती हैं, ये हमको पता रखना है। अब हम बात कर लेते हैं E2 एलिमिनेशन की। तो E2 एलिमिनेशन क्या होता है, E2 एलिमिनेशन का मतलब होता है बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे अब एक एक करके। तो देखिए बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये SN2 लाइक होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो डिग्री का ऑर्डर अगर हम बात करें तो हमारा SN2 जो था उसमें डिग्री का ऑर्डर जो था कि रिएक्टिविटी की जो डिग्री थी वो थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मगर ये भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होल्ड करता है।
ऑर्डर SN2 की तरफ फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे भी हम अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो हमने क्या किया, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3 या HX। अब यहाँ पे हम E2 एलिमिनेशन कराने जा रहे हैं, तो E2 एलिमिनेशन में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस लेने के साथ यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेते हैं कौन सा लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, साइमल्टेनियसली बीटा पोजीशन पे अटैक भी करेगा और अल्फा पोजीशन से साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलेगा। तो इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी लाइक दिस। CH3 जो होगा इसमें एक हाइड्रोजन है, उससे बेस अटैक भी कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो हैलोजन ये वाला जो लिविंग ग्रुप है वो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग करके बाहर भी निकल रहा है। और इस प्रकार से ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस परफॉर्म होती है, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी एल्कीन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसको अपन इंटरमीडिएट में काउंट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिएक्शंस जो होती है सिंगल स्टेप में ही परफॉर्म हो रही है। तो ये सिंगल स्टेप की रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस की जो रेट होती है, रिएक्शन की रेट जो है वो सबस्ट्रेट प्लस बेस दोनों पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट प्लस बेस दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर हमारा रिएक्शंस का अगर हम देखे जाए तो ऑर्डर तो 2 हो गया, साथ ही साथ मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो गई, मॉलिक्यूलरिटी भी हमारी यहाँ पे 2 हो गई, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। तो इसे हम बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जैसा होता है SN2 जैसा, मगर इसमें क्या होता है, जो रिएक्शंस का रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो SN1 E1 और E2 इन तीनों में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है हमारा वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। मगर हमारा जो E1 हमारा SN2 होता है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 2 फॉर्मेट होते हैं। एक अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो हमारा एल्कीन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है वो एक सेचुरेटेड प्रोडक्ट होता है, और जहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वो हाफ मान प्रोडक्ट होता है। ऐसा भी एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे सेचुरेटेड प्रोडक्ट और हाफ मान प्रोडक्ट, ये इवन एलिमिनेशन में आप जब प्रोडक्ट मेजर और माइनर बनाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। और ये आपका पूरा एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गया।